नमस्ते भैया बहनों। मैं कुलदीप त्यागी बीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपीएससी सी एग्जाम स्पेशल बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे, आपके पेपर की प्रैक्टिस सही चल रही होगी। आज की वीडियो में स्टैटिक जीके का स्टैटिक जीके में विश्व के प्रमुख स्थल, राष्ट्रीय स्थल एवं राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल मॉन्यूमेंट एवं नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। जो विश्व के मेन देश हैं, प्रमुख देश हैं, उनके क्या राष्ट्रीय प्रतीक हैं, क्या उनके राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो कि जीएस में, हिस्ट्री में आते रहते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो मेन बताया जाएगा आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट या उस देश की धरोहरें जो कि उस देश में प्रसिद्ध हैं। उस देश की मुख्य वास्तुकला है, दो मुख्य वहाँ के आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। ऐसे विश्व के देशों की कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं। इटली की प्रसिद्ध इमारत है जो कि हुई मीनार, जो कि पीसा में स्थित है। ये अपने कोण से थोड़ी सी झुक गई है, कुछ कोण लगभग 1-1.5 कोण डिग्री, ये 90 डिग्री पर ना होकर थोड़ी सी 90 डिग्री से झुकी हुई है। यह फिर भी स्थित है और काफ़ी प्राचीन है। ये काफ़ी प्राचीन इमारत है जो कि पीसा में स्थित है, इटली में। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये विश्व के 7 आश्चर्य हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें इसका स्थान है, जो कि मीनार का। बस ये याद रखना है आपको, ये कहाँ स्थित है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। अब ये है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आ गया है टॉपिक। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें एडिटिंग में, यानी कि नेशनल सिंबल, यानी उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जो वहाँ के शासन प्रशासन के कार्यों में यूज किया जाता है। जैसे भारत का अशोक स्तंभ है, ये जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऐसे विश्व के अलग अलग हैं कि जो वहाँ शासन और प्रशासन और वहाँ की म्यूनसिपैलिटी और ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कि इससे ये प्रतीक अगर किसी दस्तावेज पर है तो ये अपना भी उससे आभास हो जाएगा देखने वाले को कि ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट, ये भारत की सरकार का है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है, यानी स्तंभ के जो स्तंभ है, पिलर का शीर्ष भाग को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये 4 शेर हैं, इसमें 3 शेर आगे हैं, 1 शेर पीछे है, और ये चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सत्यमेव जयते ये कथन है जो कि भारत के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में और उनके दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके चक्र में 24 तिल्लियां हैं
और इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। ये अलग अलग रंगों में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग कार्यों के अनुसार, अलग अलग विभाग के अनुसार। अगला है तुर्की। तुर्की देश का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। ये तुर्की के दस्तावेजों में और वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी वहाँ के सरकारी दस्तावेज हैं या लिखित रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड है उसमें वहाँ के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती हैं तो प्रतीक के तौर पर ये चांद तारा प्रयोग किया जाता है। ये लाल रंग का तुर्की का चांद तारा है। चलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क का है, डेनमार्क का ये समुद्री तट नहीं है, समुद्री तट राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, राष्ट्रीय प्रतीक है वो। राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत का में अलग अलग प्रतीक यूज किए जाते हैं भारत देश के। ताजमहल को दिखाया जाता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, या भारत के कोई और सांस्कृतिक या धार्मिक धरोहरों को भारत से संबंधित करके दिखाया जाता है। जैसे ब्रज की होली और इस प्रकार के अलग अलग हैं। लाल किला भारत की धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, तो उसे दिखाया जाता है भारत के प्रतीक के तौर पर। लेकिन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है कोई भी ऐसा, राष्ट्रीय चिन्ह केवल अशोक स्तंभ है। ऐसी समुद्री तट डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। ये 3 शेर हैं, ये 3 शेर हैं और ये क्राउन है, यानी ताज। डेनमार्क के क्राउन को 3 शेर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये 3 शेर डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। इसमें 1 शेर है। डेनमार्क के नेशनल सिंबल में 3 शेर थे और इसमें एक क्राउन दर्शाया गया है, क्राउन या ताज के साथ में शेर को दर्शाया गया है। ये प्रतीक, एक शेर का प्रतीक नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये आ सकते हैं क्वेश्चन, 1 शेर या 3 शेर क्राउन के साथ में, वो किस देश के प्रतीक है। ये इस प्रकार से आएगा, ये फोटो नहीं आएगा कि ये फोटो किस देश का है। इस तरह के फोटो कम आते हैं। और ऑफलाइन में तो ऑफलाइन जो होते हैं, ऑफलाइन पेपर होते हैं, उसमें तो संभावना कमी है, फिर भी ऑनलाइन में किसी में आ जाता है। लेकिन उसमें भी हाई लेवल में आ जाता है, हाई लेवल का CG लेवल से ऊपर के एग्जाम होते हैं उसमें आ जाता है फोटो के साथ में वैसे। लेकिन ऑनलाइन में भी कमी संभावना आने की। बस ये आ जाता है उसके बारे में कि अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस जगह से लिया गया है, उसमें चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, कितने शेर हैं, या उसमें क्या दर्शाया जाता है नीचे। ये एक घोड़ा, एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ बैल है, जो दर्शाया जाता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। ये नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश का है वाटर लिली। लिली ये एक प्रकार का फूल होता है जो कि वहाँ जल में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक समुद्र तटीय देश है और काफ़ी लगभग 500 से ज़्यादा नदियाँ बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं और वहाँ जल में लिली का फूल उगाया जाता है। वो लिली को इस प्रकार से दर्शाया जाता है वहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह में, बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह में। अगर आ जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय सिंबल कौन सा है, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, तो वो है वाटर लिली। फ्रांस का लिली ये राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है ये FR, यानी रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इस चिन्ह का नाम है। इसे लिली भी कह देते हैं, लिली के पत्तों की तरह है ये, लिली के पत्ते में लगे हुए हैं ये। वहाँ का लिली को हिंदी में कुमुदनी का फूल कहते हैं। जो कुमुदनी का फूल देखा होगा आपने सभी ने, ऐसे वहाँ
लीली जो पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये लीली की पत्तियाँ हैं, लीली फूल की, और इस पर FR यानी रिपब्लिक ऑफ फ्रांस लिखा हुआ है। फ्रेंच भाषा में है, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रेंच भाषा में कुछ और कहते होंगे। और ये एक वेपन बनाया गया है, वेपन हथियार। तो इस प्रकार से आ सकता है कि लीली की पत्तियाँ किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह में हैं और वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है ये, आपको इसका बार बार रिविजन करते रहना। नीदरलैंड यूरोपियन देश है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है शेर। ये दो शेर, ये शेर है भाई, एक क्राउन है नीदरलैंड का। ये नीदरलैंड का क्राउन है। ये वहाँ की राजशाही को दर्शाता है कि वहाँ राजतंत्र के साथ लोकतंत्र है देश में। और ये शेर बने हुए हैं उस पर, ये 3 शेर हैं, अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। ये अलग अलग शेर यानी 3 शेर, 2 शेर क्राउन के साथ में। और इस पे ये नीदरलैंड की डच भाषा में कुछ लिखा हुआ है नीदरलैंड से संबंधित। ये बस ये याद रखना, ये 3 शेर ऊपर नीचे जो हैं क्राउन के नीचे वो किस देश के हैं, और जो 3 शेर हैं खड़े हुए वो किस देश के हैं। ईरान देश का गुलाब का फूल, लेकिन गुलाब का फूल ईरान देश में पाया नहीं जाता है। वो गुलाब का फूल ईरान देश में नहीं पाया जाता, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन गुलाब के वहाँ का जो है गुलाब का बनाया गया है, वो इस प्रकार से बनाया गया है जैसे सिख साम्राज्य में जब भारत में सिख एम्पायर था, तो खालसा प्रतीक था, जो सिख एम्पायर का, सिख साम्राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक था खालसा। उसी से मिलता जुलता प्रतीक ईरान का है, जो जिसे गुलाब के फूल की तरह कहा जाता है वहाँ देश में। और ये कुछ लगभग भारत में सिख धर्म के जो प्रतीक है खालसा, उससे मिलता जुलता है ये ईरान का प्रतीक। यूके यूनाइटेड किंगडम का ये गुलाब का फूल नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ये टाइपिंग एरर है। गुड इसका है ईगल। यूके या यूनाइटेड किंगडम, इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। यहाँ का नेशनल सिंबल है ईगल। केवल सिंगल ईगल है, 1 हेडेड ईगल है, और डबल हेडेड ईगल जो है वो दूसरे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसे मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बस याद रखना कि ब्रिटेन का जो नेशनल सिंबल है वो ईगल है। स्पेन ये ईगल, ईरान का है, ईरान का प्रतीक है ईगल। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है, लेकिन स्पेन का है क्राउन। और वहाँ डेमोक्रेसी के साथ वहाँ 4 प्रतीक बनाए गए हैं, जो कि यहाँ इसके नेशनल फ्लैग यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ध्वज से मिलता जुलता है प्रतीक। और इस पे 4 अलग अलग प्रतीक दर्शाए गए हैं। वहाँ के डेमोक्रेसी को दर्शाता है, एक वहाँ के सदन को, जो संसद है, सदन से मिलता जुलता है। और एक है जो वहाँ के राजतंत्र को दर्शाता है क्राउन।
और वहाँ के नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लोवर के साथ साथ और ये एक शेड बनाया गया है। जो डेनमार्क के अलग अलग प्रतीकों को दर्शाता है, वहाँ का नेशनल सिंबल। ये आपको बस ध्यान रखना है कि इस प्रकार का नेशनल सिंबल किस देश का है और किस देश का नेशनल सिंबल किस प्रकार का है। ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जो IAS, IFS, CGL लेवल के होते हैं एग्जाम, उनमें आते हैं। और जैसे स्टेट के एग्जाम होते हैं पीसीएस लेवल के, उसमें आ जाते हैं ये कि वीजा या पासपोर्ट पर उस देश के पे क्या सिंबल है, या निम्न 4 ऑप्शंस में से ये सिंबल किस देश के पासपोर्ट पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस ये हाई लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं। यूएसए का है गोल्डन रोड। यूएसए का नेशनल सिंबल कुछ यूके के नेशनल सिंबल से मिलता जुलता है, जिसमें ईगल है। ईगल दर्शाया गया है कि एक हाथ में वहाँ के एक हाथ में उसमें वेपन है और एक हाथ में लीफ है, पत्तियाँ हैं ईगल के में। ये वहाँ के नेशनल सिंबल दर्शाया गया। उस पर लिखा रहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि यूएसए का और यूके का नेशनल सिंबल में काफ़ी समानता है। समानता इसलिए है कि यूएस से पहले यूके का ही उपनिवेश था। और इसमें पहले यूके का नेशनल सिंबल ही प्रयोग किया जाता था। और यूएस से अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद में वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये आपको बता दिया है पहली वीडियो में। तो जॉर्ज वाशिंगटन के राष्ट्रपति बनने से पहले या यूएसए के स्वतंत्र राष्ट्र बनने से पहले यूएसए यूके का उपनिवेश था। यानी कि ये यूएसए ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासन चलता था यूएसए में। तो इसलिए काफ़ी सिमिलरिटी या समानता देखने को मिलती है इनके राष्ट्रीय प्रतीक में। जापान का गुलदाउदी एक फूल का नाम है। जो ये फूल फ्लावर जापान में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उसकी फूल की संरचना या फूल के आकार को सरल रूप में बनाया गया है वहाँ के नेशनल सिंबल्स पर। और इस पे जो ये लिखे हुए हैं, ये अलग अलग चिन्ह लिखे हुए हैं, ये अलार्मी है। ये साइट से जिससे डाउनलोड किए हैं उसके नाम है। ऐसे वहाँ के नेशनल सिंबल पर नहीं लिखा हुआ होता। वहाँ जापानी नेशनल सिंबल पर केवल सिंपल गुलदाउदी फ्लावर का एक सिंपल रूप में इस प्रकार से बना हुआ मिलता है। ये जापान के जो भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जापान सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, उस पर प्रिंट किया जाता है ये सिंबल। इटली का सफ़ेद लीली। सफ़ेद लीली की लीफ है दोनों तरफ और उसमें बीच में स्टार है। और यहाँ इटालियन भाषा में लिखा हुआ है, यानी रिपब्लिक ऑफ इटालियाना, यानी इटली गणतंत्र देश। इटली एक गणतंत्र देश है, उसके बारे में उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है। और यहाँ दोनों तरफ लीली की लीव्स हैं लगी हुई और ग्लोब, आधा ग्लोब है और बीच में लाल रंग का स्टार प्रिंट किया जाता है। यानी वाइट लीली आता है अगर सफ़ेद लीली की लीव किस देश के नेशनल सिंबल्स में प्रिंटेड होती है या अंकित या छपी हुई मिलती हैं, तो वो इटली है ये देश। आपको केवल मेन याद कर लेना, ज़्यादा डिटेल में याद करोगे अगर आपको हाई लेवल के एग्जाम देने हैं, वरना बेसिक लेवल में कांस्टेबल जीडी तक के लेवल में बेसिक ही काफ़ी है कि वाइट लीली जो है ये किस देश में है और वाटर लीली किस देश का है और सिंपल लीली किस देश का है। केवल इतना याद कर लेना।
कनाडा के नेशनल सिंबल है मैपल लीफ, यानी मैपल एक ट्री है, वृक्ष है, मैपल ट्री की पत्तियां। मैपल का पेड़ कनाडा में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मैपल ट्री जहाँ जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है, ये ट्री वहाँ पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियाँ पीले रंग की होती हैं और सूखने के बाद में लाल रंग की हो जाती हैं। और जब ये गिरती हैं, पत्तियाँ झड़ती हैं, तो वातावरण में चारों तरफ लाली लाली दिखाई देती है, तो काफ़ी सुहावना मौसम होता है, काफ़ी मनोरम दृश्य होता है ये कनाडा में। तो ये मैपल लीफ आपको कनाडा के ध्वज जो वहाँ का फैलाया गया, वहाँ से लेकर सरकारी दस्तावेज, नेशनल सिंबल और नेशनल डॉक्यूमेंट, ये आपको मैपल लीफ कनाडा के हर चीज़ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैपल लीफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आ जाता है जो भी, जैसे भारत के NRI जो हैं, जो कनाडा जाते हैं, प्रवासी भारतीय हैं, तो उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट पर इस प्रकार का सिंबल मिल जाता है देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल को बैटल नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिंबल पर एक तरफ कंगारू और एक तरफ एमू, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिंबल पर ये एमू है। एमू जो काफ़ी भारी पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच के बाद में दूसरे नंबर पर आता है ये एमू। ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और एक तरफ ये कंगारू अंकित है। कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। ऑस्ट्रेलिया का जीव है, ये राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया है। और इसी कंगारू की वजह से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी कंगारू नाम से जाना जाता है, कंगारू नाम से पुकारते हैं। तो बैटल वहाँ का नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है। बैटल पर एक तरफ कंगारू और एक तरफ एमू पक्षी है अंकित। और यहाँ प्रतीक में वहाँ के छोटे छोटे जो वहाँ के नेशनल सिंबल्स हैं और वहाँ के डिपार्टमेंट के, वहाँ के विभाग के चिन्ह हैं, वो अंकित हैं। और नीचे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ मिलता है वहाँ के नेशनल सिंबल पर। और बस ये याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिंबल को किस नाम से जाना जाता है, इसे बैटल नाम से जाना जाता है। रूस का नेशनल सिंबल है डबल हेडेड ईगल के नाम से जाना जाता है। डबल हेडेड यानी कि दो सिर वाला ईगल, यानी बाज। यानी ये जो वहाँ का नेशनल सिंबल है, ये ईगल पक्षी को वहाँ का नेशनल सिंबल बनाया गया है। लेकिन उसके दो सिर दर्शाए जाते हैं वहाँ के नेशनल सिंबल पर। और इसके हाथ में अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ये जो सरकार दर्शाना चाहती है, जो दिखाना चाहती है, उसके अनुसार बदलते रहते हैं। कभी यहाँ कलम पेंसिल दिखा देते हैं, कभी पत्तियाँ दिखा देते हैं, कभी ओलिव की सागा दिखा देते हैं, कभी जैतून के पत्ते दिखा देते हैं, कभी उनके शांति का प्रतीक के तौर पर कभी कुछ और दिखा देते हैं, कभी कुछ और दिखा देते हैं। कि जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो अब फिलहाल वर्तमान में हथियार दर्शाए गए हैं, गन और डायनामाइट इस समय वर्तमान में। लेकिन ये डबल हेडेड ईगल है और इसके दोनों हाथों में कुछ भी दर्शा देते हैं। समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है। और ये लेकिन घुड़सवार भी ऐसे रहता है इसमें। और इसका नाम है, इसके रूप का नाम है, केवल जो आपको याद रखना है वो है डबल हेडेड ईगल, यानी दो सिर वाला बाज। न्यूजीलैंड का है कीवी, सदर्न क्रॉस या प्लांट। यानी न्यूजीलैंड में कीवी काफी बहुत पाया जाता है।
कीवी कीवी की जो पत्तियां हैं, कीवी की पत्तियों को यानी कि सदर्न क्रॉस या फर्न या इसे वाइट लीव के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड का जो नेशनल सिंबल है वाइट लीव्स या सिल्वर लीव्स यानी चांदी की पत्तियां या वाइट फर्न, सिल्वर फर्न या कीवी अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये पत्ती के रूप में है और सफ़ेद इसका रंग है। केवल ये याद रखना है। ये कीवी आ जाए, कीवी भी सही है, कीवी पत्तियाँ। सदर्न क्रॉस यानी सदर्न क्रॉस जो वहाँ का सिंबल है, ये धार्मिक प्रतीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। ये इसे इसकी पत्तियों को सिल्वर फर्न भी कहते हैं। इंग्लिश में फर्न का अर्थ होता है जो जिसे हम अर्क कह देते हैं, चांदी का अर्क। इंग्लिश में जो आता है उसे फर्न कहते हैं। फर्न को हिंदी में रजत या श्वेत या चांदी के नाम से जाना जाता है। ये क्रेमलिन मॉस्को। ये यहाँ तक तो थे आपके देश के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय सिंबल या राष्ट्रीय प्रतीक। और अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट से शुरू होते हैं आपके प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मॉन्यूमेंट, जो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं, वहाँ के निर्माण कला को दर्शाते हैं कि वहाँ किस प्रकार के निर्माण है, किस प्रकार की कला संस्कृति है, किस प्रकार की कलाकारी है वहाँ पर, जो वहाँ को दर्शाते हैं। तो रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है, रूस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है क्रेमलिन। क्रेमलिन ये एक चर्च है जो मॉस्को में स्थित है। ये आपने काफी जगह देखा होगा। मॉस्को के रेड स्क्वायर में स्थित है। रेड स्क्वायर जगह का नाम है जहाँ स्थित है क्रेमलिन। ये रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है। रूस जैसे भारत के अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाए जाते हैं, ताजमहल भी राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दर्शाया जाता है। लाल किला ताजमहल की तरह वो भी राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दर्शाया जाता है। अलग अलग राज्य अपने अपने वहाँ के मोन्यूमेंट को, वहाँ के धरोहरों को अपने प्रतीक के तौर पर दर्शाते हैं। जैसे जयपुर के हवा महल को राजस्थान सरकार अपने धरोहर के तौर पर दर्शाती है, और गोल्डन टेम्पल को पंजाब सरकार अपने राज्य धरोहर के तौर पर दर्शाती है। उसी प्रकार रूस की सरकार क्रेमलिन को, क्रेमलिन जो चर्च है, उसे रूस अपने देश की राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर दर्शाती है। पार्थेनॉन ये यूनान में स्थित है। यूनान की राजधानी एथेंस में स्थित है पार्थेनॉन। ये पहले रोमन साम्राज्य का मंदिर हुआ करता था, और लेकिन रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के साथ ही इसे पार्थेनॉन भी धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। लेकिन अब इसके अवशेष बचे हुए हैं कि केवल अवशेष दिखाए जाते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य इस प्रकार का था। यूनान में जब यूनान में पड़ता है, यूनान की राजधानी एथेंस में पड़ता है। ये इसका नाम है पार्थेनॉन, और ये यूनेस्को का नेशनल सिंबल्स में भी इसको दर्शाया जाता है। नेशनल सिंबल्स इस प्रकार का है, इसका यूनेस्को का इस प्रकार का नेशनल सिंबल है, जिसमें इसी पार्थेनॉन को दर्शाया जाता है। ये भी आ सकता है कि जो यूनाइटेड नेशंस की शाखा है, हेलो,
ये पार्थनाम यूनेस्को का सिंबल भी है, यूनेस्को का प्रतीक भी है। और ये पार्थनाम यूनान का की राष्ट्रीय धरोहर भी है, नेशनल मॉन्यूमेंट भी है। और ये रोमन साम्राज्य का कभी भाग हुआ करता था, लेकिन अब रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया है। रोमन साम्राज्य केवल अवशेष हैं, अवशेष ही देखने के लिए मिलते हैं। तो लेकिन इसी अवशेष को यूनान देश अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक की तरह प्रयोग करता है। अगला पॉइंट, इंपीरियल पैलेस, ये महल है, इंपीरियल पैलेस जो जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। इस प्रकार का है ये जापान में इस प्रकार के भवनों की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की छतें पाई जाती हैं। ये बाकी ये इंपीरियल पैलेस वहाँ के आर्किटेक्चर या वहाँ की कला और भवन निर्माण की को दर्शाता है कि वहाँ की किस प्रकार की संरचनाएं हैं, वहाँ किस प्रकार के भवन बनाए जाते हैं। तो ये सरकारी आवास है इंपीरियल पैलेस, ये सरकारी आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जापान सरकार अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करती है। यह जाता है इसके बारे में कि वहाँ के राष्ट्रपति का, जापान के राष्ट्रपति का आवास कौन सा है। तो जापान का राष्ट्रपति का आवास के तौर पर इंपीरियल पैलेस का प्रयोग किया जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की विशाल दीवार, ये चीन में स्थित है। ये काफी लंबी दीवार है जो चीन में के विभिन्न अलग अलग शासकों द्वारा बनाई गई थी। इसके बारे में आपको पहले पता है कि ये काफी लंबी दीवार है, लगभग 6600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये इतनी चौड़ी है कि इसमें 2 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे पहले। और ये उत्तरी चीन में बनाई गई है, चीन के उत्तरी भाग में ये बनाई गई थी चीन के शासकों द्वारा मंगोलों से अपने देश की रक्षा करने के लिए। मंगोल जो कि मंगोलिया के रहने वाले थे, वे काफ़ी क्रूर थे और आक्रामक स्वभाव के थे। मंगोलिया देश में रहते थे वो। चंगेज़ खान जो था, चंगेज़ खान काफ़ी क्रूर शासक था, वो मंगोलिया का ही रहने वाला था। और ऐसे ऐसे भिन्न राजाओं में हैं काफ़ी क्रूर थे, आक्रामक थे और जी काफ़ी खून खराबा और लूटमार करते थे ये। तो चीन वालों ने मंगोल से रक्षा करने के लिए ये इस दीवार का निर्माण किया था, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। और इसमें जो इसके निर्माण में लगे थे, कारीगर लगे थे, जो मरते रहे थे, वो साथ साथ इसी में दफनाते रहे थे दीवार में। तो इसे विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं इस दीवार को। और ये मंगोलिया जो देश है ये चीन के उत्तरी भाग में पड़ता है। तो उसी के अनुसार ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी चीन के उत्तरी भाग में पड़ती है। ओपेरा हाउस सिडनी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये ओपेरा हाउस है जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल मॉन्यूमेंट है, यानी राष्ट्रीय स्मारक है, जो सिडनी में स्थित है। ये सिडनी में समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर ओपेरा हाउस में भिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ये आयोजन स्थल है। इसमें ओपेरा हाउस में ज़्यादातर वहाँ की सरकार द्वारा सरकारी आयोजन, प्रतियोगिताएं, सम्मेलन, इस प्रकार का आयोजन किया जाता है ओपेरा हाउस में। ये जैसे भारत में ओपेरा हाउस की तरह एक बनाया गया है भारत मंडपम,
जो दिल्ली में स्थित है, भारत मंडपम। इसका निर्माण अभी तत्काल में हुआ है, वर्तमान में इसका निर्माण हुआ था जनवरी फरवरी में, इसका उद्घाटन हुआ था भारत मंडपम का। भारत ने G20 का आयोजन किया था इसमें, भारत मंडपम में। तो जैसे ओपेरा हाउस में विभिन्न विभिन्न सरकारी आयोजन आयोजित किए जाते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम में भिन्न भिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी आयोजन किए जाते हैं। इसमें कोई भी प्रतियोगिता या पुरस्कार वितरण और कोई सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो ओपेरा हाउस भारत मंडपम की तरह ऑस्ट्रेलिया का आयोजन स्थल है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। पिरामिड जो मिस्र के गीजा शहर में स्थित है, गीजा के पिरामिड, ये इनकी संख्या 3 संख्या है इन पिरामिडों की। ये कहा जाता है कि नो के समय सबसे बलवान है, कि समय को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन मिस्र में कहावत यह है कि समय से बलवान मिस्र के पिरामिड है, कि इन्हें काफ़ी साल हो गए, लगभग इनका बताया जाता है लगभग 5000 साल पुराने बताया जाता है इनको, पिरामिडों को। और ये वंडर में भी आते हैं। वंडर में की सूची में कुछ है कुछ नहीं है। ये जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये इन्होंने देशों ने अपने अपने नियम के अनुसार इसमें आश्चर्य शामिल किए हैं, कि इस प्रकार शामिल किए गए हैं कि पूरी पृथ्वी का महाद्वीप के हर हिस्से में से एक आध वस्तु ले लें। लेकिन वंडर तो इससे ज़्यादा है। अगर 7 वंडर है विश्व में, तो 7 से 70 वंडर तो भारत में ही है। अगर जिस प्रकार से ये मिस्र के पिरामिड वंडर हैं, तो भारत का कैलाश मंदिर भी उस प्रकार से वंडर से कम नहीं है। कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये इन पिरामिडों का निर्माण मिस्र के फराव राजाओं द्वारा किया गया था, अलग अलग समय पर, अलग अलग अंतराल पर, कि ये अलग अलग राजाओं की इसमें मम्मी जो होती हैं, मम्मी यानी कि जो सब होते हैं मरने के बाद में, वो संरक्षित करके इनमें रखे गए हैं। तो मिस्र जो है, मिस्र का प्राचीन नाम था इजिप्ट। इजिप्ट मिस्र का प्राचीन नाम था। और जो ये मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र इन पिरामिडों को अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर, या वहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर प्रयोग करता है। यह काफ़ी बड़ा पर्यटन केंद्र है अफ्रीका में। अफ्रीकी देश है मिस्र, जो नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र को नील नदी की देश भी कहा जाता है। ये अफ्रीका में काफ़ी बड़ा टूरिज्म सेंटर है, यानी कि पर्यटन का काफ़ी बड़ा केंद्र है। एफिल टावर, एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ये पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित है, जो वहाँ की सीन नदी है। इस एफिल टावर का निर्माण वहाँ देख रेख के लिए किया गया था। इसमें 3 मंजिल है बनी हुई। पहली मंजिल यहाँ तक है, ये है, दूसरी मंजिल ये है, और तीसरी मंजिल ये है। फ्रांस का इस एफिल टावर का निर्माण किया गया था वाच टावर के रूप में, यानी इस पे ऊपर चढ़कर शहर की देखरेख करने के लिए, और यहाँ होने वाले आयोजन या मेले या सम्मेलन में की देखरेख करने के लिए इसके ऊपर सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। ये सिक्योरिटी के लिए, कि इस पर गार्ड तैनात रहते थे देखने के लिए।
बनाया तो क्या था वाच टावर के रूप में। और फिर धीरे धीरे ये फ्रांस का पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरने लगा। तो फिर ये टावर बना रहा और ये वर्तमान में इसे होटल के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं भोजन करने के लिए। एक मंजिल ये है, एक मंजिल ये है और एक मंजिल ये है। ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है। पवन चक्की, ये पवन चक्कियाँ ये डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क के विंडरब्रिज स्थान पर स्थित है, समुद्र तट के किनारे। ये जो पवन चक्कियाँ हैं यानी हवा द्वारा चलने वाली, इनको यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं देखने के लिए। काफ़ी पुरानी है ये। तो इन पवन चक्कियों को डेनमार्क अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये आ जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि पवन चक्की किस देश में स्थित है, पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। और ये पवन चक्कियाँ डेनमार्क के किस शहर में स्थित हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बस ये एक बार पढ़ लेना ध्यान से। जैसे पेपर में आएगा ऑप्शन होंगे 4, ऑप्शन में देख के ध्यान आ जाएगा। अगर वहाँ भी ध्यान नहीं आएगा तो ऑप्शन में देख कर ध्यान आ जाएगा। हाँ जी, ये किंडर डिस्क पढ़ा था हमने, ये किंडर डिस्क किया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में समुद्र तट के किनारे स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने गिफ्ट में यूएसए को दिया था, या इसका निर्माण फ्रांस द्वारा किया गया था, लेकिन ये यूएसए में स्थित है। ये आ जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है। काफ़ी इसमें पेपर देने वाले एग्जामिनर और अभ्यर्थी मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किस देश ने किया था, तो सोचते हैं कि यूएसए में स्थित है, तो यूएसए ने किया होगा, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस ने किया था। ये कॉपर धातु की बनी हुई थी, कॉपर या इसे हिंदी में तांबा कह देते हैं। और इस पर जंग लगने के कारण इसका रंग बदल गया, लेकिन पहले रंग इसका तांबे का जैसा था। जैसे तांबा पानी के और वायु के संपर्क में आकर रंग बदल देता है, तो पहले इसका रंग बिल्कुल तांबे के तार जैसा था। जो तांबे की धातु होती है, तांबे के बर्तन होते हैं, उससे जैसा था, लेकिन धीरे धीरे इस पर जंग आता चला गया और इसका रंग काफ़ी बदल गया पहले से। और ये वहाँ के यूएसए के की कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। हाथ में इसकी में जो पुस्तक है ये यूएसए के संविधान को दर्शाती है। और ये जलती हुई मसाल है जिस पर ये सोने की परत चढ़ाई गई है। और ये 7 चोंचें हैं सिर पर, 7 नुकीली चोंच हैं जो 7 महाद्वीप को दर्शाती हैं विश्व में। तो ये दर्शाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान 7 महाद्वीप के देश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। और ये इसकी मसाल, संविधान की मसाल, और ये इसी प्रकार हमेशा जलती रहेगी। ये न्यूयॉर्क में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ताजमहल भारत के राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। और सफ़ेद संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित इमारत है ये ताजमहल, जहाँ पर शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज़ महल की कब्र है। और कब्र इसकी यहाँ ऊपर बनाई गई है, दोनों की, शाहजहां और मुमताज़ की, धरती से ऊपर। जो यहाँ कब्र है ये इसकी असली कब्र नहीं है, वरना 2 मंजिले पे कब्र कौन बनवाएगा। कब्र होंगी नीचे धरातल में होंगी, जो धरातल में है कब्र बताते हैं कि धरातल में कब्र है, लेकिन वहाँ जाते नहीं है पर्यटक,
जाने नहीं देते वहाँ। तो ऊपर कब्र बनाई गई है, नकली कब्र बनाई गई है, उन्हीं को बताते हैं कि ये शाहजहाँ की और मुमताज़ की कब्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। और ठीक है, आप रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।